ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है एक बार देखते हैं। इफ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर द इवेंट्स ई। इवेंट ई के एलिमेंट्स आपको गिवन है और इवेंट एफ के एलिमेंट्स आपको गिवन है, इवेंट जी के एलिमेंट्स आपको गिवन है। यहाँ पर फाइंड आउट करना है एफ गिवन ई की प्रोबेबिलिटी और ई गिवन एफ की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस तो सबको पता है कैसा बनेगा, सिंगल डाइस रोल कर रहे हैं तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ का। तो क्या है फॉर्मूला बताओ? probability of E given F upon probability of F। करेक्ट, वो भी यूज कर सकते हैं या फिर सीधा नंबर ऑफ एलिमेंट वाला भी, n ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय n ऑफ एफ। ठीक है, तो हम ये वाला यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। ई इंटरसेक्शन एफ के एलिमेंट्स बताओ क्या क्या आएंगे? सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 3, करेक्ट। फिर एन ऑफ एफ तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। एन ऑफ एफ लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधे यहाँ वैल्यूज लिख देता हूँ। तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 1, एन ऑफ एफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 2। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा 1/2। क्या ये आ गया सबका? Yes, sir। सेकेंड वाले का आंसर क्या आएगा बताओ? 1/3। 1/3। ओके, ठीक है, करेक्ट है। तो सेकेंड वाले के लिए एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ ई, सिंपली ये करना पड़ेगा और ये आंसर आएगा 1/3। किसी को कोई डाउट नहीं ना? तो नेक्स्ट बनाओ फिर। Yes, 1/2 and 2/3। ओके, ई इंटरसेक्शन जी निकाला होगा तो ई इंटरसेक्शन जी आया होगा, सिंगल एलिमेंट आएगा ना, इसमें भी 3 आएगा। हाँ, तो फिर ये आ जाएगा 1/4 और ये आएगा 1/3। चेक कर लो, हो गया सबका ये? Yes, sir। खुशबू, ये 1/4 ही आया ना? नहीं सर, 1/2 और 2/3। Yes, 1/2 और 2/3। 2/3। अच्छा, इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं क्या? अच्छा, एक और आएगा ना, मैंने यहाँ सिर्फ 3 लिखा है, 5 भी आएगा ना? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। तो यहाँ पर 2/4 और 2/3 आ जाएगा। यस, एक बार कंफर्म कर लो सब। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करो फिर थर्ड पार्ट। 1/4 और 3/4 और 1/4। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको ई यूनियन एफ वाला सेट निकालना पड़ेगा। Yes, sir, 4 आएगा। ई यूनियन एफ एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, पहले मैं एलिमेंट्स लिखता हूँ। तो इसमें आएगा 1 2 3 5। Yes। 1 2 3 5। देन उसके बाद ई यूनियन एफ, इसका इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ? जी के साथ। तो इसके इंटरसेक्शन में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे चेक करो। 2 आएंगे, 3 and 5। 2 3 5, 3 एलिमेंट्स आएंगे, 2 3 and 5। ओके, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ गिवन जी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एन ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन जी, करेक्ट। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। क्या यही आंसर आया 3/4? Yes, sir। तो फर्स्ट वाले का 3/4। सेकेंड वाले के लिए 1/4। 1/4। Yes। ओके, तो सिंपली इसमें आप निकालोगे एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय एन ऑफ जी।
तो आप चेक कर लो तीनों में कॉमन क्या है, F, E और G में। तो कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 3 कॉमन है, तो एक ही सिंगल एलिमेंट कॉमन है, तो आंसर आ जाएगा 1/4। ओके, हो गया सबका, ये हटा दो फिर इसको मैं। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको पूरा मैं डिलीट कर रहा हूँ। जो बच्चे ऑनलाइन में है क्या वो क्लियर है? अंशिका, ऐश्वर्या? यस सर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls, given that the youngest is a girl? So first of all, tell me the sample space. क्या होगा sample space? Girl, girl, boy, 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 girl, girl, boy. Correct. GG, GB, BG, BB, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। ओके, अब इसमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसे मैं इवेंट ई कंसीडर करता हूं। तो इवेंट ई क्या बोल रहा है? बोथ आर गर्ल्स। तो बोथ आर गर्ल्स मतलब कि इवेंट ई में एक ही एलिमेंट होगा और वो आ जाएगा GG। ओके, अब कंडीशन क्या गिवन है? तो फर्स्ट केस में कंडीशन गिवन है यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो उसे मैं इवेंट F मानता हूं। तो यंगेस्ट गर्ल जो है, यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो मान लेता हूं जो पहले जिस लेटर को लिख रहा हूं वो यंगर चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें यंगेस्ट गर्ल वाला कौन सा केस होगा? ये वाला और ये वाला। समझ में आ गया? 2 एलिमेंट्स करेक्ट। तो यहां पर आ जाएगा GG और ये आ जाएगा कॉमा GB। क्या ये क्लियर सबको? Yes, sir. ओके, अब उसके बाद आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा N ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय N ऑफ F। 1/2. तो हाँ, N ऑफ E इंटरसेक्शन F में 1 एलिमेंट और N ऑफ F में 2 एलिमेंट, तो 1/2। क्या ये आ गया सबका? Yes, sir. चलो गुड, सेकंड स्टार्ट करो। Sir, 1 है, sir. 1/3. एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, तो यहाँ पर सिर्फ F में चेंज होगा। गिवन वाला इवेंट जो है उसमें कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में 3 एलिमेंट आ जाएंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, GG, GB और BG। सो इन दैट केस जब आप E इंटरसेक्शन F ये डायरेक्टली बन गया क्या सबका? लिखो पूरा की हटा दो पीछे। नीरज क्लियर? Yes, sir. तो इसका आंसर 1/3 आ गया। स्किप कर रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। Yes, sir. चलो, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करो। 5/9. क्या बोल रहे पीहू? 5/9. 13 का आंसर? ओके, ठीक है। जो सॉल्व करते जा रहे हैं ना आगे कंटिन्यू करते जाओ, ठीक है। और जिसने सॉल्व नहीं किया वो जल्दी जल्दी करो इसको। 13 क्वेश्चन। थर्टीन क्वेश्चन में लिखा है एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो ये चीज अपनी नोटबुक में लिख लो कि 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 500 easy multiple choice questions and 400 difficult multiple choice questions। तो एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो इसमें इस तरीके की कैटेगरी है, इजी वाले क्वेश्चंस है, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस है, और उसमें भी 2 कैटेगरी है, एक है ट्रू फॉल्स वाले और दूसरे है MCQ वाले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले। तो पहले इन सारे डेटा को हम लिख देते हैं। तो इजी ट्रू फॉल्स वाले कितने हैं? 300 क्वेश्चंस है। डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स वाले कितने हैं? 200 है।
फिर उसके बाद इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 500 है। फिर उसके बाद डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 400 है। तो देखो मैंने जैसे टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है ना, ये तरीका रिप्रेजेंट करने का सीखो, क्योंकि ये आपको आगे बेस थ्योरम में काम आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास हैं। अब आपको बोल रहा है इफ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इजी क्वेश्चन। तो आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी? इजी क्वेश्चन की। तो इजी क्वेश्चन सेलेक्ट होना हमारे लिए इवेंट ई हो गया। तो हमने इवेंट ई आइडेंटिफाई कर लिया, सेलेक्टिंग एन इजी क्वेश्चन। अब जो गिवन के बाद लिखा होता है, गिवन दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज सेलेक्टेड, तो एमसीक्यू सेलेक्ट हुआ, ये हमारा इवेंट एफ हो गया। क्या ये दो चीजें क्लियर हो गई? अब आपको यहां पर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ये निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ के लिए फॉर्मूला बन जाएगा एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। ये क्लियर सबको? तो ई इंटरसेक्शन एफ, अब ई इंटरसेक्शन एफ को आप इन वर्डिंग से समझो। ई का मतलब इजी क्वेश्चन, एफ का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जिसमें दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हो, इजी भी हो मल्टीपल चॉइस भी हो। तो क्या आएगा? ये इजी वाला हो गया, ये का हो गया। तो कितना आ जाएगा? 500। ये दोनों में कॉमन है, तो न्यूमरेटर 500। फिर एन ऑफ एफ, एफ का मतलब एमसीक्यू, तो टोटल एमसीक्यू का काउंट कर लो। तो टोटल एमसीक्यू कितने हैं? 900। 900, तो आंसर आएगा 5/9। एक बार चेक कर लो, क्लियर सबको ये? Yes. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। ओके, ये किसी का बन रहा है? Yes, sir. बन गया। तो सबसे पहले इसके लिए देखो सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। सैंपल स्पेस में क्या क्या आउटकम्स होंगे? तो आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर उसके बाद सिमिलर वे में 2 1 2 2 2 3 अप टू 2 6, एंड इसी तरीके से 6 1 6 2 6 3 अप टू 6 6। तो टोटल 36 आउटकम्स आएंगे। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है गिवन दैट, तो आपको जो चीज गिवन होती है आप उसे इवेंट एफ मान लो। तो गिवन क्या है? दो नंबर्स जो आ रहे हैं वो डिफरेंट है, तो इवेंट एफ क्या हो गया? नंबर्स ऑन द डाइस आर डिफरेंट। तो इवेंट एफ के एलिमेंट क्या रहेंगे? सारे रहेंगे, सिर्फ 6 नंबर्स को छोड़ के। कौन कौन से नंबर्स को छोड़ के? 1 1 2 2 3 3, इन सबको छोड़ के। करेक्ट? तो 1 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा। तो ये टोटल 6 टाइप के पैटर्न्स नहीं आएंगे, और इनको छोड़ के बाकी सारे इसके एलिमेंट रहेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? अब उसके बाद इवेंट ई, तो इवेंट ई जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4। तो सम 4 आना चाहिए। तो इवेंट ई के एलिमेंट क्या क्या होंगे बताओ? कौन से आउटकम का सम 4 आएगा? 1 3 3 1, 2 2 भी आएगा ना, है ना? 2 2 भी आएगा। लेकिन जब हम ई इंटरसेक्शन एफ लेंगे,
तब इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ 1 3 और 3 1 आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? Yes, sir. अब जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ निकालेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी होगा एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्लियरली दिख रहा है कितने एलिमेंट्स है? 2। और एफ में कितने एलिमेंट्स होंगे? 30. हाँ 30. यस करेक्ट, तो इसमें आ जाएगा 30, तो आंसर आएगा 1/50। क्या ये आ गया सबका क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन स्टार्ट करो। इसको इरेज कर दूं ना? नीरज हो गया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करो। सामने कौन? सोमांशु बैठा है। सोमांशु क्लियर है? Yes, sir. Consider the experiment of throwing a die. If multiple of 3 comes up, throw a die again. If any other number comes, toss a coin. Find the conditional probability of the event the coin shows tail, given that at least one die shows 3. ये क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आया? आ गया? पीहू चलो मुझे सैंपल स्पेस बताओ क्या बनेगा? सर ई का सैंपल स्पेस 1, T, 2, T, 4, T, 5, T, एफ का हो जाएगा 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 और 6, 3। ओके, एक्चुअली मुझे इवेंट्स बता रहे हो, मैं सैंपल स्पेस पूछा तो तुमने इवेंट के एलिमेंट बताए हैं, है ना? सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, मैं वो पूछना चाह रहा था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने ई और एफ सही बताया। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस के आउटकम्स क्या होंगे? अगर 1 आया तो फिर से डाइस को रोल करेंगे, तो फिर से डाइस को रोल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 के बाद 1 आ सकता है, 1 के बाद 2 आ सकता है, 1 के बाद 3 आ सकता है, ऐसा करते हुए क्या आ सकता है? 1 6। नहीं, मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? Yes, sir. वही 3 के बाद होता है। अगर 3 आया, मल्टीपल ऑफ 3 आया तो डाइस को थ्रो करना है ना। अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आया तो फिर क्या करना है? कॉइन को टॉस करना है। तो अगर डाइस को पहली बार थ्रो करने पे 1 आया तो फिर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन को टॉस करने पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो 1H या फिर क्या हो जाएगा? 1T। ठीक है, 2H या फिर क्या हो जाएगा? 2T। सिमिलर वे में अगर 4 आया तो क्या हो जाएगा? 4H 4T, और 5 आया तो 5H 5T। Yes, sir. लेकिन अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, जैसे कि 3 आया तो फिर दोबारा हम डाइस को रोल करेंगे, तो क्या होगा? 3 1 3 2 3 3, ऐसा करते हुए क्या हो सकता है? 3 6। 6 आया तो 6 1 6 2 6 3 अप टू 6 6। क्या ये क्लियर है सबको? Yes, sir. अब मेरा पहला सिंपल क्वेश्चन, हालांकि वो इससे रिलेटेड नहीं है बट फिर भी, इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? कितने होंगे? 20 होंगे ना? 20 होंगे वैभव, क्योंकि ये वाले 6 हो गए और ये वाले 6 हो गए, टोटल ये हो गए 12। ठीक है, और उसके बाद ये 2 2 4 2 6 और ये 2 8, मतलब टोटल 20 आउटकम्स होंगे। एन ऑफ एस में 20। ओके, क्लियर सबको? ठीक है, बट ये ध्यान में रखना क्योंकि इस तरह की चीजें पूछ सकता है कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड। अब क्वेश्चन में पूछा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन शोज टेल। तो आपका इवेंट ई यहाँ क्लियर हो गया कि कॉइन शोज टेल। तो इवेंट ई के एलिमेंट क्या क्या होंगे? तो इसमें आ जाएगा 1T 2T 4T और 5T, जिसमें कॉइन टेल शोज कर रहा है। फिर इवेंट एफ, एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, कम से कम एक डाइस 3 शो करना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा? 3 1 3 2 3 3 अप टू 3 6, और एक और आएगा, वो क्या होगा? 6 3। चेक करो, कंफर्म करो ये। ठीक है,
अब जब आप E इंटरसेक्शन F निकालोगे तो बताओ इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे? 0। E इंटरसेक्शन F में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ये क्लियर? अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F। फॉर्मूला होता है n ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय n ऑफ F। तो ऊपर वाले का नंबर 0 है, नीचे वाले का नंबर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा? 0। हो गया सबका ये? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हटा दो, ये इरेज कर दो ना पूरा। Yes, sir. Sir, A. हाँ, ऑप्शन ए। ओके, Sir, not defined. Not defined, sir. नॉट डिफाइंड है। देखो सबसे पहले ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? Probability of A ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही होता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या गिवन है? 0. 0। मतलब डिनोमिनेटर क्या आ गया? 0। न्यूमरेटर में कुछ भी हो, अगर डिनोमिनेटर 0 तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। समझ में आया? सर पूरे इंटरसेक्शन तो 0 है ना? हाँ, सर इंटरसेक्शन तो 0 है। इंटरसेक्शन कहाँ 0 दिया है? सर 1 by 2 of 0. Probability है। Probability है। वैभव को एक बार माइक देना। तो वैभव क्या बोल रहा है? समझ गया? ओके, ठीक है। 70 का D, sir. Probability of Yes, sir. फिर क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट किया। Yes, sir. B. D, sir. ऑप्शन डी। ओके, तो ऑप्शन डी कैसे, उसको वेरीफाई कर किया कि नहीं? एक बार देखो। सबसे पहले ये जो होता है ए गिवन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो बी गिवन ए मतलब क्या हो जाएगा फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये क्लियर हो गया सबको? फिर उसके बाद ये दोनों चीजें सेम होती है तो ये दोनों कट जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या रेसिप्रोकल कर लो तो आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। क्लियर सबको? ये कुछ डाउट है पीहू? No, sir. ओके, हटा दो फिर इसको मैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब देखो ये वाला फॉर्मूला, ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये फॉर्मूला नोट करना ये हेडिंग डालने के बाद। नोट किया सबने? Yes, sir. ये किसका फॉर्मूला है? Conditional. प्रोबेबिलिटी का, करेक्ट। अब ये जो P ऑफ F है, इसे मैं यदि यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो किसकी वैल्यू मिलेगी मुझे? E इंटरसेक्शन F की। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल। लिख लिया सबने? Yes, sir. ओके, तो ये जो आपको इक्वेशन 1 में जो फॉर्मूला दिखा है ना, यही फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है। Yes, sir. अब मैं इस चीज को एक एग्जांपल से बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये समझ में आया तो तुम लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं एक 52 कार्ड्स का पैक है। ठीक है,
अब कार्ड का स्ट्रक्चर तो सब जानते ही हो, किस किस टाइप के कार्ड होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। मान लो उसमें से हमने पहला कार्ड पिक किया, फर्स्ट कार्ड हमने सेलेक्ट किया, और हमें पता है कि जो फर्स्ट कार्ड हमने सेलेक्ट किया वो जो कार्ड है वो एक स्पेड आया, मान लेते हैं स्पेड आया, है ना। तो फर्स्ट कार्ड जो है वो स्पेड आया, ये हम जानते हैं, ठीक है। ओके, और ये फर्स्ट कार्ड लिख देता हूं, और सेकेंड कार्ड के अगेन स्पेड निकलने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको बता रहा है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आप इस 52 कार्ड के पैक में से सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक 2 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें पहले कार्ड के एस और दूसरे कार्ड पहले कार्ड के स्पेड और दूसरे कार्ड के भी स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। स्पेड कितने होते हैं टोटल? 13। तो पहले कार्ड का स्पेड आना, इस इवेंट को मैं इवेंट एफ मानता हूं। सेकेंड कार्ड का भी स्पेड आना, इस इवेंट को मैं इवेंट ई मानता हूं। समझ में आई ये चीज? तो तुम्हें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहला भी स्पेड आए और दूसरा भी स्पेड आए। मतलब तुम्हें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, पहला भी हो और दूसरा भी हो, यही मतलब हुआ इसका। Yes, sir. तो अब इसमें इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे, ये वाला जो अभी हमने देखा। तो उसके लिए हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि पहला कार्ड क्या आना? स्पेड आना। तो कितना होगा पहला कार्ड स्पेड आने का प्रोबेबिलिटी? 13/52 मतलब 1/4 यही होगा, है ना। फिर इनटू में देखो यहां पर क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। अब इस चीज को समझना, ये गिवन एफ का मतलब है इवेंट एफ हो चुका है। इवेंट एफ क्या था? पहला कार्ड स्पेड निकलना, तो पहला कार्ड स्पेड जो है वो निकल चुका है। तो अब जो पैक था 52 कार्ड्स का, अब उसमें एक कार्ड कम हो गया, कितने कार्ड्स बच गए? 51 कार्ड्स बच गए। समझ में आ गया? और उसमें एक स्पेड निकल चुका है, तो अब उसमें कितने स्पेड बच गए? 12 स्पेड बच गए। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब इस कंडीशन में इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12/51। दैट्स इट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी ये वाली प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। समझ में आया ये एग्जांपल कैसे अप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम? कुछ डाउट खुशबू? ओके। तो आप लोग चाहो तो इस एग्जांपल को लिख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। इसी को ही मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इसमें एक और चीज मैं ये बता दूं, जैसे अभी हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला ना, है ना। ये इंटरचेंज भी हो सकता है, मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, ये भी करेक्ट है। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हो गया? ये चीज नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। हटा दो ना। Yes, yes. चलो, अब इसमें ना कुछ चीजें ध्यान रखना। कई बार ना ये जो ई इंटरसेक्शन एफ है उसे ऐसे भी लिख देता है, तो दोनों का मतलब सेम होता है। लिख लो कॉपी में ये चीज कि ई इंटरसेक्शन एफ लिखे या ई एफ लिखे, दोनों का मीनिंग सेम है, बोथ आर सेम। और अब हम एग्जाम्पल 8 स्टार्ट करेंगे, तो पहले पढ़ लेना एग्जाम्पल 8 तुम लोग।
क्या लिखा है? तो एग्जाम्पल 8 में लिखा है एक अर्न है जिसमें 10 ब्लैक और 5 वाइट बॉल्स है। तो एक इस तरीके से मैं एक रफ वर्क कर लेता हूँ, एक अर्न बना लेता हूँ जिसमें 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 वाइट बॉल्स है। ओके, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न। तो इसमें से 2 बॉल्स निकाल रहे हैं। तो कौन से 2 बॉल्स निकाल, कोई भी 2 बॉल्स निकाल रहे हैं। ओके, वन आफ्टर अनदर। तो पहले हमने फर्स्ट बॉल निकाला, फिर उसके बाद उस सेकेंड बॉल निकाला। इस टाइप का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, अब क्वेश्चन में बोल रहा है, इसमें एक और वर्ड यूज किया, देखो, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब समझ में है ना, जो आपने फर्स्ट बॉल निकाला है उसको निकाल के अलग कर दे रहे हो, वापस उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हो, अर्न में नहीं डाल रहे हो। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? दोनों के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो कैसे करेंगे बताओ? इसको पूरा सिस्टमेटिक करना है ना, मतलब आंसर हो सकता है आप ओरली निकाल लो, लेकिन इसको प्रॉपर सिस्टमेटिक लिखेंगे कैसे? तो पहले हम इवेंट्स डिफाइन करेंगे। इवेंट ई, इवेंट ई होगा कि जो फर्स्ट बॉल है वो क्या होना चाहिए? ब्लैक। फिर इवेंट एफ लेंगे। इवेंट एफ हम मानेंगे कि सेकेंड बॉल भी क्या होना चाहिए? ब्लैक। ये क्लियर? अब आपको यहां पर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। समझ में आ गया? दोनों का ब्लैक, फर्स्ट भी ब्लैक और सेकेंड भी ब्लैक। तो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूले के हिसाब से इसका आंसर होगा प्रोबेबिलिटी, वो फॉर्मूले के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई निकालेंगे, क्योंकि पहले इवेंट ई हो रहा है ना, तो इसलिए पहले इवेंट ई होना, और ई हो गया तो ई के होने के बाद इवेंट एफ का होना। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई मतलब पहली बॉल के ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? 10/15। तो पहले, हाँ, 10 डिवाइडेड बाय टोटल मतलब कितना हो जाएगा? 15। तो फर्स्ट का आ जाएगा 10/15। क्या ये सबको क्लियर कैसे आया? अब सेकेंड के लिए इवेंट ई हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ये हो चुका है। तो इसके होने के बाद अब हमारे पास 9 ब्लैक बॉल्स बच गई और 5 वाइट बॉल्स बच गई। तो अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 9/14। क्लियर सबको ये? लक्ष्य कुछ डाउट क्या? तो फाइनली आंसर आ जाएगा, सिंपलीफाई कर लो उसको, 9/21। 3/14 sir. और कुछ? अच्छा, 3 से भी कटेगा ना वो, 3 9 और 3 7 3/7 आ रहा है क्या? चेक कर लो, आ गया सबका? हो गया, ये हटा दो। हाँ, अब इसी क्वेश्चन में एक और चीज मैं ऐड ऑन करता हूं, समझना, इधर पे ध्यान देना सारे बच्चे। अभी हमने सिर्फ 2 बॉल्स निकाली थी, अब मान लो मैं एक और थर्ड बॉल भी यहां पर निकाल रहा हूं, और अगर आपको बोलता है कि थर्ड बॉल की भी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो अब क्या चीज इसमें चेंज हो जाएगी? तो यहाँ एक और नया इवेंट आ जाएगा। इवेंट क्या हो जाएगा? जी। और जी क्या हो जाएगा? थर्ड बॉल का क्या होना? ब्लैक होना। समझ में आया ये चीज? अब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ऐसा ही हो जाएगा। क्लियर सबको ये? अब ये कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालेंगे? ई, मतलब पहले बॉल का ब्लैक निकलना, इनटू फिर क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई,
मतलब पहला ब्लैक निकल चुका है और दूसरा ब्लैक निकलना, फिर इनटू, अब क्या निकालेंगे इसके बाद हम? Probability of G given F given E. हाँ, अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ G गिवन एफ ई, तो ऐसा लिखेंगे, एफ ई को एक साथ लिखेंगे, मतलब कि एफ और ई हो चुका है, अब जी के निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो अब बताओ आंसर क्या आएगा इसका? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो पहले आया था 10/15 वही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई कितना हो जाएगा? 9/14। और ये क्या हो जाएगा तीसरा वाला? 8/13। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ये एक्सटेंशन हम कर सकते हैं और आगे। अभी हमने 2 इवेंट के लिए देखा था, 3-4 सक्सेसिव इवेंट्स के लिए ये चीज हो सकता है। तो इसे एक फॉर्मूले के फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, तो यहां पर आपको दिख रहा है। तो ये चीज नोट डाउन कर लो, नोट करके लिखते जाना ये सब जो मैं हाईलाइट करता हूं ना। यहां पर लिखा है मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स। हो गया, हटा दो फिर इसको। अब ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल 9 आप लोग ट्राई कर सकते हो। क्या हुआ वैभव, नहीं बन रहा क्या? तो एग्जाम्पल 9 में लिखा है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स का पैक है जिसमें से 3 कार्ड सक्सेसिवली निकाल रहे। सक्सेसिवली का मतलब क्लियर हो गया ना, एक के बाद एक। पहले निकला फर्स्ट कार्ड, फिर उसके बाद उसके निकलने के बाद अब हमारे पास कितने कार्ड्स बच गए? 51 कार्ड्स। फिर उसके बाद उसमें से हमने निकाला सेकेंड कार्ड, सेकेंड कार्ड निकलने के बाद अब हमारे पास कितने कार्ड्स बच गए? 50 कार्ड्स। और फिर हमने निकाला थर्ड कार्ड। इस तरीके से सक्सेसिवली कार्ड्स निकल रहे हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड इज एस। ठीक है, तो आपको फर्स्ट कार्ड के किंग, देखो फर्स्ट कार्ड के किंग, सेकेंड कार्ड के किंग और थर्ड कार्ड के एस होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? तो सबसे पहले इवेंट ई, पहला इवेंट, उसको हम क्या लेंगे? फर्स्ट कार्ड का क्या आना? किंग आना। इवेंट एफ किसे लेंगे? सेकेंड कार्ड का क्या आना? किंग आना। इवेंट जी किसे लेंगे? थर्ड कार्ड का क्या आना? एस आना। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। यहां तक कितने बच्चों ने कर लिया? एक बार हैंड रेज करो तो यहां तक का प्रोसेस। ओके गुड, ठीक है। अब इसके बाद मैं फॉर्मूला लिखे बिना डायरेक्टली कर दूं क्या इसको? हाँ, तो बताओ सबसे पहले क्या आएगा? सेकंड क्या आएगा? थर्ड क्या आएगा? 4/50। क्या ये क्लियर हो गया सबको? कितने बच्चों का ये आंसर सही आया, ऐसा आया? एक बार हैंड रेज करो तो। कोई कुछ बोल रहा है क्या? क्या कितना होता है? अच्छा, ये एस वेस कितना होता है ये नहीं मालूम क्या? क्या टेंथ में नहीं पढ़ा था क्या? ये सब टेंथ में भी तो आता था।
अब किसी दिन ना कार्ड लेके आना, मैं समझा दूंगा, ठीक है? हटा दो ये पूरा मैं। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये हेडिंग डालो जल्दी से, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हेडिंग डाला इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, अब इंडिपेंडेंट इवेंट को समझाने के लिए मैं इसी एग्जांपल पे आता हूं जो भी हमने देखा। हमने फर्स्ट कार्ड निकाला और फर्स्ट कार्ड क्या था? किंग था, है ना? तो उसकी प्रोबेबिलिटी, सारे बच्चे ना इधर ध्यान दो भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। फर्स्ट कार्ड हमने जो निकाला वो फर्स्ट कार्ड क्या था? किंग था। तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली, कितनी आई? 4/50। ये क्लियर? Yes, sir. अब हमने उस कार्ड को वापस इसमें नहीं रखा, इसलिए सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या हो गई? चेंज हो गई। ये क्लियर हो गया? लेकिन अगर मान लो मैं इसको वापस यहां पर रिप्लेस कर देता तो सेकंड कार्ड के किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती? 4/52. सेम हो जाती। समझ में आया ये चीज? तो इसका मतलब पहले और दूसरे की प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं होता। तो ऐसे इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहा जाता है, जो पिछले आउटकम के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे थे ये कौन से इवेंट्स थे? डिपेंडेंट, क्योंकि पिछले के आउटपुट के ऊपर अगले का आउटपुट डिपेंड कर रहा था। क्या ये क्लियर हो गया? लेकिन अगर मान लो कि वापस सैंपल स्पेस वही बन जाता है तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. इसी को समझने का फॉर्मूले वाला तरीका क्या है? तो फॉर्मूले वाला तरीका आप ऐसे देखो, ये पूरा उसने एक एग्जांपल से समझाया जो मैं बता रहा था। आप ये वाली चीज नोट करो, ये जो लिखा हुआ है, two events E and F are said to be independent. Two events E and F are said to be independent if probability of F given E is equals to probability of F. इस लाइन का मतलब समझ में आया? Yes, sir. गिवन E, तो पहला पुराना इवेंट E है, वो जो भी है, हुआ या नहीं हुआ या जो भी हुआ, उससे F की प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो प्रोबेबिलिटी ऑफ F उतना ही आएगा। ठीक है? सिमिलर वे में प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ये क्लियर हो गया? ओके, फिर उसके बाद ये वाली चीज, ये वाली लाइन देखो, ये क्या है बताओ मुझे। ये मल्टीप्लिकेशन रूल है ना प्रोबेबिलिटी का। Yes, sir. इस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी एग्जांपल हमने देखा। अब ये मल्टीप्लिकेशन रूल भी बदल जाएगा। क्या बदलेगा? ये जो आपके पास F गिवन E था, ये सिंपली क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो जाएगा। क्या ये क्लियर? मतलब एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया E इंटरसेक्शन F का, और वो फॉर्मूला ये है। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? जब ये कंडीशन होगी कि E और F कैसे इवेंट्स होंगे? इंडिपेंडेंट। हमेशा नहीं, सिर्फ इसी कंडीशन में। ठीक है? अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। आप मुझे ये बताओ, अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F कैलकुलेट करके बताओ, अगर E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, मैंने क्या बोला? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, E यूनियन F करके निकाल के बताओ। बताओ क्या होगा? Probability of E plus probability of F. करेक्ट। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये जो पार्ट है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, ये नहीं आएगा, ये क्योंकि क्या हो जाएगा? जीरो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर मान लो ये बोल दिया कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है और आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F निकाल के बताओ, तो क्या फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। समझ में आया ऐसा क्यों आया?
क्योंकि ये वाला वैल्यू उसके इक्वल हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आगे है, ध्यान में रखना। हटा दूं फिर इसको मैं? ओके चलो, ये इसी चीज को जो अभी हमने डिराइव किया ना, इसको डेफिनेशन 3 में करके लिखा हुआ है। ओके, अब कुछ रिमार्क पॉइंट्स है, ठीक है? तो ये रिमार्क पॉइंट को ना शॉर्ट में लिखो अपनी नोटबुक में, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं बता रहा हूं क्या लिखना, ठीक है? आप ये लिखो, इवेंट्स ई एंड एफ आर डिपेंडेंट, इवेंट ई एंड एफ आर डिपेंडेंट if ये कंडीशन है, if probability of E intersection F is not equal to probability of E into probability of F. लिख लिया सबने? Yes, sir. और ये सारी चीजें तो मैंने ओरली एक्सप्लेन कर ही दिया था, तो ये सब ठीक है। ये वाला चीज भी एक नोट में लिख लो, अगर 2 से ज्यादा इवेंट्स है A B C, तो उसमें अगर वो मतलब 3 या 3 से ज्यादा इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट है, तो भी ये कंडीशन फॉलो होगी। Yes, sir. ठीक है? ओके चलो, एक बार ये एग्जांपल चेक करते हैं। तो ये एग्जांपल 10 एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक डैश को थ्रो कर रहे हैं, तो आउटकम या सैंपल स्पेस क्या होंगे, ये दिमाग में क्लियर है? 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद इवेंट ई डिफाइन किया है, नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इवेंट ई के एलिमेंट क्या क्या होंगे? 3 and 6. 3 and 6, करेक्ट। इवेंट एफ, इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज इवन, इवेंट एफ क्या हो गया? 2 4 6। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है क्या? तो कैसे चेक करेंगे इंडिपेंडेंट है? तो उसके लिए हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल आता है या नहीं। समझ गए? क्या ये दोनों चीजें सेम है तो इंडिपेंडेंट, समझ गए? तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा ई इंटरसेक्शन एफ भी निकालना पड़ेगा। तो बताओ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा? नहीं, एलिमेंट तो एक आएगा, 6 आएगा, है ना? Yes. हाँ, अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछता हूं तो आंसर कितना होगा? 2/6। Yes. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पूछता हूं तो आंसर कितना होगा? 3. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/6। क्लियर ये चीज? खुशबू कोई डाउट है क्या? ओके अब इसके बाद ना ये इसमें वैल्यू हम पुट करके चेक करते हैं क्या दोनों इक्वल है। तो ये वाली वैल्यू आ गई 1/6 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये आ गया 2/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये कितना आ गया? 3/6। क्लियरली ये कटेगा, तो ये कितना आ गया? 1/6 इज इक्वल्स टू 1/6। मतलब ई और एफ कैसे इवेंट हो गए? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। समझ में आ गया? ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, ध्यान में रखना, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ इसी पे बेस्ड है। और मतलब 90% चांस है कि इंडिपेंडेंट इवेंट का एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आने का। इंडिपेंडेंट इवेंट का 90-95% चांस है मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, जो मैंने देखा है। ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। चलो अब सीधे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। बाकी एग्जांपल्स तुम लोग ट्राई करना घर में। अच्छा नहीं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बच गया यार इसमें, ये वाला नोट पॉइंट को शॉर्ट में लिखो। क्या लिखना देखो, लिखो इफ E and F are independent, if E and F are independent, then
फर्स्ट है E dash and F are also independent. E dash मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट ना, Yes, sir. और सेकंड E dash and F dash are also independent. तो अगर E और F इंडिपेंडेंट होंगे तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. ये क्लियर? तो ये इसका इसको हटा दूं ना फिर मैं. Yes, sir. अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. तो क्या आंसर आएगा फर्स्ट का, पढ़ लिया तो बताओ. Sir, क्या आंसर? 3/25. 3/25 करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो. दो कार्ड्स निकाल रहे हैं 52 प्लेइंग कार्ड में से. आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की, बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, दोनों ब्लैक हो. अब देखो, मेरा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा. तो यहाँ पर दो इवेंट हो रहे हैं, एक इवेंट E, दूसरा इवेंट F. क्या ये इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे? डिपेंडेंट होंगे. तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लिकेशन रूल. तो पहले कार्ड का ब्लैक आना, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 26/52. यही होगा क्योंकि 26 ब्लैक कार्ड होते हैं. ठीक है. अब इसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या लिखा हुआ है? विदाउट रिप्लेसमेंट. इसका मतलब जो आपने कार्ड निकाला उसको वापस रिप्लेस नहीं कर रहे हो. तो अब जो पैक है उसमें एक कार्ड कम हो गया. तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 51. और ब्लैक कार्ड कम हो गया, मतलब 25 ब्लैक कार्ड बच गए ना. तो अब सेकंड कार्ड जब आप पिक करोगे तो ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 25/51. दोनों का मल्टीप्लिकेशन. क्या ये समझ में आया? एक बार कंफर्म करो सभी. तो इसका पूरे डिटेल में लिख नहीं रहा हूं मैं, वो तुम लोगों को लिखना चाहिए. पहले इवेंट E बनाओगे, फिर इवेंट F बनाओगे, फिर मल्टीप्लिकेशन रूल का फॉर्मूला एंड देन ये वैल्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करूं? चलो पढ़ो इसको, बताओ क्या होगा. किसी का आंसर आएगा तो बताना मुझे ना. तो ऑरेंजेस का एक पूरा बॉक्स है. उस बॉक्स में टोटल अगर देखा जाए तो 12 गुड ऑरेंजेस है और 3 बैड ऑरेंजेस है. ओके. और उसमें से 3 ऑरेंजेस सेलेक्ट कर रहे हैं, और अगर तीनों अच्छे निकले तो बॉक्स अप्रूव हो जाएगा. क्लियर? तो बताओ क्या आएगा आंसर? 1/4. कितना? एक बार फिर से बोलो खुशबू. 44/91. देखो, पहला गुड ऑरेंज निकलने की प्रोबेबिलिटी 12/15. दूसरा गुड ऑरेंज निकलने की प्रोबेबिलिटी 11/14. और तीसरा गुड ऑरेंज निकलने की प्रोबेबिलिटी 10/13. क्या ऐसा किया? दैट्स इट, करेक्ट है. फिर जो भी आएगा कैलकुलेशन नंबर्स चेक कर लेना एक बार.
कुछ डाउट है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है ए फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई इज टॉस्ड, लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाइस, चेक ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Yes, sir. इंडिपेंडेंट है? बस सर 2 मिनट में एंड कर रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये सबने सॉल्व कर लिया है, बताओ इसको। तो इवेंट ए के एलिमेंट क्या होंगे, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इनफैक्ट पहले ये देख लेते, इवेंट ए जो है हेड अपीयर्स ऑन अ कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा 1/2। फिर बी क्या है 3 ऑन द डाइस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जब दोनों इवेंट्स हो रहे हैं वो टोटल 12 आउटकम्स होंगे, है ना, 1h 1t 2h 2t इस तरीके से। तो इस सिचुएशन में दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी मतलब टेल और 3 आने की, तो कितना हो जाएगा 1/12। चेक करो ये समझ में आया क्या सबको? हाँ, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके इक्वल आ रहा है, मतलब यस ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। दैट्स इट, ठीक है। तो यहां पर मैं अभी स्टॉप करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 तक। आप लोग एग्जांपल्स मेक श्योर करना कि सॉल्व कर लो सारे, ठीक है। अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे फिर इस एक्सरसाइज को।